दोस्तों, स्टडी 89 पटेल यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जाएंगे भाषा अर्जन एवं अधिगम। किसको अर्जन कहते हैं और अधिगम क्या होता है? तो दोस्तों, हम जानते हैं कि भाषा एक संप्रेषण अर्थात हमारे विचार विनिमय का एक साधन है, जिसके माध्यम से हम अपने विचार को, अपने भाव को एक दूसरे पर व्यक्त करते हैं। उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, आइए इसको हम क्रम से, भाषा वास्तविक में है क्या, इसका प्रकार कितने होते हैं, ठीक है, अर्जन क्या होता है, अधिगम क्या होता है। भाषा में यह अर्जन अधिगम अलग अलग भिन्नता है, अलग अंतर है इसमें। तो भाषा 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 एक अपने विचार विनिमय का महत्वपूर्ण साधन है, जो कि व्यक्ति एक दूसरे पर अपने भाव को, अपने विचार को, अपने कार्यशैली को व्यक्त करता है। उसे भाषा कहते हैं। भाषा के विविध रूप है ना, भाषा के विविध रूप होते हैं, जैसे मातृभाषा और राष्ट्रभाषा, और तीसरा है राज्य भाषा। तो दोस्तों, मातृभाषा जिसको हम अपने स्वभाव में, जहाँ पे जिस जगह पर जिस वातावरण में हम रहते हैं, जिसे स्वाभाविक तौर पर प्राकृतिक नियम से, प्रकृति से जो सीखते हैं, उसे मातृभाषा कहते हैं। अर्थात माँ की भाषा, जहाँ से हम बोलना सीखे हैं, ठीक है, जिस वातावरण में हम रहते हैं, वहाँ की बोली जाने वाले भाषा को मातृभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा राष्ट्रभाषा जहाँ पे लोग अपने राष्ट्रहित पर कार्य करते हैं, जिस भाषा का प्रयोग करते हैं पूरे देश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, ऐसे भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। जिसमें अपना कार्यालय की जो क्रिया है, जो राज्य भाषा है, जिस शब्द का, जिस भाषा का प्रयोग हम एक कार्यालय में कार्य करता है, ऐसे भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। दोस्तों, आप लोग को मैं आज बता देता हूं कि राष्ट्रभाषा हमारा हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, यह हमारा राष्ट्रभाषा है, ऐसा भ्रम में न रहें, क्योंकि यह हमारा देश बहुभाषिक देश है। यहाँ पे विभिन्न धर्म और विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। इस कारण यह जो हिंदी भाषा है, उसको राष्ट्रभाषा मानना कुछ कारणवश नहीं माना गया है ना। तो यह राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी। और राजभाषा तो हमारे देश में अपने राज्य का शासकीय जो काम काज है, राज्य काम काज है, इसको करने के लिए हम हिंदी का प्रयोग करते हैं। और ये हमारे राजभाषा हिंदी है, जो कि संविधान में अनुच्छेद 343 एक्ट के अनुच्छेद में यह माना जाता है, उल्लेख है। तो इतना मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा में इतना काफ़ी है। भाषा अर्जन एवं अधिगम, तो यहाँ पे हम अर्जन पहले देखते हैं। अर्जन, भाषा अर्जन यह शिक्षा प्रणाली नहीं है, ठीक है, संस्थागत नहीं है, यह सहजता एवं पर्यावरण से यह मिलता है। ठीक है, क्योंकि जो अर्जन है, हम भाषा को सुनकर, समझकर, सुनकर
है ना, अपने पर्यावरण में, अपने वातावरण में रहकर लोगों के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उस भाषा को हम स्वयं सहजता पूर्वक हम सीखते हैं, जानते हैं, उसे अर्जन कहते हैं। हम उसको अर्जन कहते हैं, अर्जन, है ना। अचेतन, ऑटोमेटिक, ठीक है, अचेतन ऑटोमेटिक हम उस भाषा को सीख जाते हैं। जैसे घर में बच्चे जब छोटा होता है, कुछ समझता है, तो अपने घर की वातावरण से अपने माँ बाप, भाई बंधु, दादा दादी आदि के संपर्क में रहते हैं, और उसके संपर्क में आते वह जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उस भाषा को बच्चा सुन सुनकर उसका क्या कर लेता है, सहजता पूर्वक, ऑटोमेटिक उसको वो सीख जाता है। प्राकृतिक अर्जन, ये भाषा अर्जन एक प्राकृतिक है जो प्रकृति से हमें प्राप्त होता है। मातृभाषा से संबंध, ठीक है, अर्जन मातृभाषा से संबंध होता है, जो कि हमारी, कहना चाहिए, माँ की भाषा। जो माँ बाप जिस भाषा का उपयोग करते हैं वो मातृभाषा होते हैं। इसको सिखाया नहीं जाता, वो अपने आप उस वातावरण में रहकर वह सीख जाते हैं। कहना चाहिए कि जिस प्रकार यदि एक बालक को अन्य देश में, है ना, अमेरिका, चीन इत्यादि अपने वहाँ देश में यदि छोड़ दिया जाए तो उस वातावरण का वह अनुसरण करता है और वहाँ रहकर अपने प्रकृति से वह उस भाषा को ग्रहण कर लेता है। जैसे अंग्रेजी के वातावरण में, माहौल में रहेगा तो वह बच्चा अंग्रेजी को आसानी से पकड़ लेता है और सीख जाता है। तो यह जो अर्जन है, कहना चाहिए वो पहली भाषा है, हमारी मातृभाषा है, पहली भाषा है, जिसको हम बिना सीखे हम उसको अर्जन कर लेते हैं, सीख जाते हैं। तो यह हुआ भाषा अर्जन में। भाषा अर्जन कोई शिक्षा प्रणाली नहीं होता है, वह संस्थागत नहीं होता है, न किसी प्रकार के दबाव से सीखते हैं, वह स्वयं प्रकृति से, सहजता से, अचेतन प्राकृतिक मातृभाषा से वह सीख जाते हैं। अधिगम अर्थात लर्निंग, अधिगम का तात्पर्य होता है लर्निंग, सीखना, ठीक है, अधिगम, लर्निंग, सीखना। तो यह भाषा जिसे अर्जन हम, जिस भाषा का अर्जन हम पहले से किए हैं उसको एक प्रभावपूर्ण, ठीक है, समृद्ध भाषिक पूर्ण हम उसको सीखना चाहते हैं, नियमबद्ध, व्याकरणबद्ध, व्यापक रूप से, तो उसके लिए हमें संस्थागत प्रक्रिया होती है। जैसे संस्थागत प्रक्रिया है ना, संस्थागत प्रक्रिया में आपका कार्यालय, स्कूल जाना पड़ेगा, विद्यालय जाना पड़ेगा, वहाँ पे नियम होगा, ठीक है, व्याकरणी होगा, वहाँ पे शिक्षक होगा, पुस्तक होगा, स्कूल होगा, और समृद्ध भाषिक परिवेश, अर्थात यहाँ पे एक जिस भाषा का अर्जन हमने किए हैं उसको नियमबद्ध, व्यापक रूप से हम उसको सीखते हैं, एक नए तौर तरीका से सीखते हैं, ठीक है, जिसका प्रयोग हम कार्यालयीन या राजकीय कार्यशाला में, कार्य में किया जाता है, किया जा सके। तो यह हुआ यहाँ पे अधिगम, जिसको हम एक संस्थागत प्रक्रिया से, नियम, व्याकरण, शिक्षक, स्कूल, समृद्ध भाषिक परिवेश से हम उसको सीखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अधिगम, भाषा अधिगम, भाषा अर्जन एवं अधिगम, अर्थात अर्जन और अधिगम में क्या अंतर है ना। तो अर्जन एक अचेतन प्रक्रिया है, प्राकृतिक से प्राप्त होता है, परिवेश है, तो अचेतन प्रक्रिया है।
और अधिगम एक चेतन प्रक्रिया है। चेतन अर्थात क्या? जिसमें कुछ नियम होता है, नियमबद्ध होता है ना? उसको सीखने के लिए, भाषा को सीखने के लिए, कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, अपने जिस क्षेत्र में रहते हैं उस भाषा का, है ना? तो उसको सीखने के लिए, अधिगम के लिए आपको किसी से सहारा लेना पड़ेगा, किसी से सीखना पड़ेगा, उस किसी विषय वस्तु की आवश्यकता होगा, मॉडल होगा। तो यह अर्जन क्या होता है? अचेतन प्रक्रिया है जिसे हम स्वाभाविक प्रक्रिया से सीख जाते हैं। अधिगम जिसके सीखने के लिए यह चेतन प्रक्रिया है ना? प्राकृतिक अर्जन हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, वातावरण से प्राप्त होता है, वहां की माहौल से प्राप्त होता है ना? अधिगम क्या होता है? यह नियमबद्ध होता है, उसमें नियम होता है, व्याकरण होता है, उस भाषा को सीखने के लिए, उसको प्रयोग करने के लिए वहाँ पे नियमबद्ध होता है। यह परिवेश होता है, परिवेश से हम सीखते हैं अर्जन को। और अधिगम समृद्ध भाषिक परिवेश है, यह बहुभाषिक परिवेश है जिसको हम राजभाषा के रूप में प्रयोग करते हैं, यह देश के लिए प्रयोग करते हैं, है ना? नियमबद्ध इसको अधिगम कहते हैं। इतना जानना बहुत काफ़ी है। तो यह हमने सीखा भाषा अर्जन, भाषा क्या होता है, भाषा अर्जन, भाषा में अधिगम। अब हमने इस भाषा अर्जन अधिगम से हमने क्या क्या सीखा, कितना सीखा, इससे संबंधित, है ना, रिलेटेड कुछ प्रश्न है। यहाँ पे हम टेस्ट देखते हैं कि हमने कितना जाना। आइए, पहला प्रश्न है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात देश है, खाली स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है? स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है ना, अनुचित है। तो इन चारों ऑप्शनों में देखिए, निंदनीय है ये तो गलत है, विचारणीय गलत है, अनुचित, अनुचित तो हो ही नहीं सकता, स्वाभाविक है, क्योंकि हम अपने कोई भी विषय को समझने के लिए, है ना, अपनी मातृभाषा का प्रयोग हम वहां पे कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? ठीक है, तो भाषा अर्जित करने के संदर्भ में, हमने अर्जित कैसे किया जाता है हमने देखे हैं, अचेतन प्रक्रिया से, प्राकृतिक से, परिवेश से, अपने माहौल से, वातावरण से, स्वयं अनुभव करके सीखा गया, जिसका कोई नियम ना हो। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन को, पहला यह एक सह प्रक्रिया है, दूसरा यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, तीसरा बच्चे भाषा के नियमों का आत्मसात करते हैं, बच्चों को नियम बनाना सीखा जाता है ना? यह नहीं, यह एक सह प्रक्रिया है, ये सही है, और यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह भी सही है। बच्चे भाषा के नियमों का आत्मसात करते हैं, यह भी सही है। तो यहाँ पे नहीं दिया गया, प्रश्न में क्या दिया गया है? उचित नहीं है। तो बच्चों को नियम बनाना सिखाना उचित नहीं माना जाता है ये। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है ना? तो पहला ऑप्शन है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें हैं, भाषा का उपलब्ध परिवेश है, भाषा की जटिल संरचनाएं हैं, भाषा का लिखित आकलन है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे सीखने और अर्जन करने में, दोनों में मुख्य अंतर यह हो सकता है कि भाषा का उपलब्ध परिवेश, ठीक है, जटिल संरचनाएं ये भी नहीं हो सकता, भाषा का लिखित आकलन भी नहीं है, और भाषा की पाठ्य पुस्तकें भी नहीं। ये इसका मुख्य अंतर यह है कि भाषा को उपलब्ध परिवेश। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है ना? तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है? भाषा शिक्षण का भाषा ज्ञान होना चाहिए। बी, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें,
कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, कक्षा में लिखित आंकलन। तो एक यहाँ पे देखिए भाषा शिक्षण का भाषा ज्ञान होना यहाँ पे भाषा सिखाने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें भी उपयोग करना अधिक उपयोगी नहीं है। कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, तो ये महत्वपूर्ण है। तीसरा, कक्षा में प्रिंट अर्थात कक्षा में ऐसा माहौल हो, दीवारों पर ऐसा पोस्टर चार्ट लगा हुआ हो, रंगीन हो, प्रिंट लगा हुआ हो और प्रभावपूर्ण हो, जो बच्चों को आकर्षित किया करे, प्रभाव पड़े, ऐसा माहौल उस जगह पर होना चाहिए। तो ये आपका महत्वपूर्ण आंसर है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। अगला प्रश्न है, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि पहला, बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, है ना। बच्चों को बोलचाल की भाषा, यह प्रश्न उचित नहीं है। बच्चों को बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों को उचित प्रयोग किया जाए, बच्चों की भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए, ये तो और बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, बच्चों को के भाषाई अनुभव को, जो अनुभव किया है उसको उचित प्रयोग किया जाए। वहाँ पे हम ऐसा माहौल बनाया जाए, ऐसा सिखाया जाए कि जो अनुभव उन्होंने करके आया है उसका उचित प्रयोग कैसे किया जाए, कैसे करें, अपने जीवन में कैसे उसका उपयोग किया जाए, यह बच्चों को वहाँ पे सिखाया जाए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा तीसरा। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, है ना। तो सीखने सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? संज्ञानात्मक, दूसरा सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य श्रव्य सामग्री, चौथा है बाल साहित्य। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया, क्योंकि समाज में सभी लोग रहते हैं, घर में माता पिता, दादी दादा और अपने आस पड़ोस, पूरे समाज में, तो इनसे जो हाव भाव, प्रतिदिन की जो वार्तालाप है और क्रिया है, इन सब को देखकर बच्चे क्या होता है, सीखने सिखाने में अति सरल तरीका से सीखते हैं। यह महत्वपूर्ण है ना, जो कि आसानी से अनुभव से सीख जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस ऑनलाइन क्लास में भाषा अर्जन एवं अधिगम, जिसकी भाषा की विविध प्रकार, अर्जन अधिगम और अर्जन अधिगम में अंतर, साथ ही हमने टेस्ट के लिए हमने इस पाठ से जो भी सीखा उसके अवलोकन के लिए हमने कुछ प्रश्नों का भी अभ्यास किए। यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।